जिसका काम अच्छा होगा दे विल अलाउ योर टेस्ट्स, जिसका काम अच्छा नहीं होगा दे विल डिनाई दैट. बिल्ड राइट द फर्स्ट टाइम so that you don't have to bear the cost of repairs later on. And वो है ना सांच को आँच क्या, आप बिलीव नहीं करोगे कि this is 200 BCE. ओके. So वराहमिहिर करके एक ऋषि थे, अच्छा. उन्होंने लिखा था बृहद संहिता. बृहद संहिता was kind of like a national building code. ये सब चेंज हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद. प्रीकास्ट में ये मार्केटिंग में यूज़ हो रहा है कि प्रीकास्ट में ना जो प्रीकास्ट की बनी हुई बिल्डिंग्स है उसमें एसी का बिल थोड़ा कम आता है. इंडिया में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई मंदिरों से. What is the value of idea if you can't execute it properly? जय भूमि जय भारत. भारत बढ़ रहा है एंड भारत में हर इंडस्ट्री बढ़ रही है. लोग बात कर रहे हैं. जैसे अभी आपने देखा कि पिछले कुछ टाइम में फाइनेंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके पास अवेलेबल है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो. लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे थे. मतलब प्राइवेट चैनल्स में बात होती थी या फिर उस इंडस्ट्री के लोगों के बीच में बात होती थी, बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल पीपल, नॉर्मल जनता को उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था. और उस इंडस्ट्री का नाम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. हम घर खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, ऑफिस खरीदते हैं, लेकिन जब हम ये खरीद रहे होते हैं हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं देख पाते या देखते नहीं हैं, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसको लेके आज अवेलेबल नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए. इस इंडस्ट्री के फेस को चेंज कर रहे हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर ऋषभ अग्रवाल. एंड हाउ ही इज़ डूइंग इट थ्रू हिज पॉडकास्ट. क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम बन गया है जहाँ पे आप नॉर्मल इंसान से कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, नॉर्मल इंसान से बातें कर सकते हो और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हो. इसी चीज़ को स्टार्ट किया आज के हमारे गेस्ट मिस्टर ऋषभ अग्रवाल ने थ्रू हिज पॉडकास्ट बिल्डमेट. और आज हम उन्हीं से समझेंगे कि जब आप घर खरीद रहे हो तो आपको क्या चीज़ें कंस्ट्रक्शन में देखनी चाहिए, या आप अपना फ्लैट खरीद रहे हो या घर बना रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए. एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट द पास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, द प्रेजेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वेयर द कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग. तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा. एंड अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट. तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं. तो भाई कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग. बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ. तो भाई पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन रियल एस्टेट. नहीं कोई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स अ प्लेजर. बताओ जी. आप ऑलरेडी एक पॉडकास्ट चला रहे हो, राइट? आपका पॉडकास्ट इज मोस्टली कंसर्न ऑन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड, इफ आई एम राइट. हाँ. ओके. तो पहले तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि ये पॉडकास्ट का आइडिया कैसे आया यार. मतलब इस इंडस्ट्री में लोग कर ही नहीं रहे, लोग बात ही नहीं करते और आप तो सीधे ऑनलाइन पे आ गए. नहीं ऐसा नहीं है, बात बहुत लोग करते हैं. Okay. बात करने के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है. बट शायद सोशल मीडिया पे इस तरीके का कुछ नहीं है मेरे ख्याल से. आई माइट बी रॉन्ग. पॉडकास्ट वाज जस्ट अ हैपेंस्टांस. होता ना कि आप यू आर बिल्डिंग अप टू अ सर्टेन लेवल इन योर लाइफ, वो धीरे धीरे कोई चीज़ आपके पास आती है इवेंचुअली. सो बाद में आप डॉट्स कनेक्ट करते हो, आप रियलाइज करते हो दिस वाज मेंट टू बी. यू नो व्हाट आई मीन. मैं तो ट्रेनिंग मैनुअल बना रहा था अपने टीम के लिए. ओके. So I deal in a lot of construction materials. We are into real estate. We basically build also sometimes, you know. So मैं ये चाह रहा था कि कोई भी टीम मुझे ज्वाइन करती है तो मैं उनको कैसे सिखाऊं ताकि वो एटलीस्ट डे 30th तक एक सर्टन पार पे आ जाएं, ताकि वो काम के मतलब टीम के लायक वर्दी बन सके, राइट. फिर मैंने रियलाइज़ करा कि चलिए लिखते हैं इसके बारे में. तो मैंने लिखना शुरू करा. तो मैंने रियलाइज़ करा पढ़ता तो कोई है ही नहीं आजकल. अगर पढ़ाई कर रहे होते तो शायद कुछ और ही कर रहे होते, राइट, लाइफ में. So then I realized maybe I can create some audio files for them. जो वो सुने, मैं उनको ऑडियो फाइल्स दूँ और वीकेंड पे जाएं, सुने, मंडे को पूछूँ हाँ जी बताइए क्या सीख के आए. मैंने शुरुआत भी ऑडियो से ही की थी. सो पहले 2-3 एपिसोड्स मैंने सोलो किए थे और फिर मुझे एक लेडी मिली संगीता विज जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है और एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल इंजीनियर है. पिछले 40-45 साल से वो काम कर रही थी. तो मुझे किसी ने रेफ़र किया उनको. जब मैंने उनके साथ ऑडियो रिकॉर्ड किए फिर मैं रुक गया 2 महीने के इस पॉडकास्टिंग जर्नी के बाद कि ऑडियो शायद वर्क नहीं करेगा, तो शायद मुझे वीडियो पे जाना पड़ेगा, राइट. और क्योंकि वीडियो मार्केटेबल होता है, इट्स ईजियर टू मार्केट इट, है ना, दिखता भी है तो आप उसको ईजिली थोड़ा सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर सकते हो. बट वीडियो की मुझे टेक्निक नहीं आती थी. देन आई फाउंड समबडी हु हेल्प मी आउट विद दोज थिंग्स. तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सब होता रहा. हालांकि एक रिकॉर्डिंग और वॉइस मॉड्यूलेशन और लिखना और बोलना ये बाई चांस बचपन से स्कूल टाइम से कुछ ना कुछ या कॉलेज टाइम से हम लोग कर ही रहे. सो इट केम नेचुरली. आई वुड नॉट से इट वाज समथिंग दैट आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ टू डू. उसका नाम पॉडकास्ट पढ़ना था
वो एक बाई चांस है. बट मुझे ये भी नहीं पता था कि पॉडकास्ट्स वर डूइंग ग्रेट. टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट बाय देन. मैं अब फिर भी बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुनता हूँ अच्छे. वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इज़ राज शवानी. तो वो बंदा मतलब आई एम अ बिग फैन एक्चुअली. एंड अब आई डिड नॉट इवन नो कि इतनी ट्रैक्शन होगी. अभिमन्यु जब पहले 1000 फॉलोअर थे ना, मैं 4 फुट ऊंचा कूद रहा था अपने घर में ना. एंड आई वाज टेलिंग माय वाइफ कि देख 1000 फॉलोअर्स हैं मेरे, एंड देयर आर लाइक 1000 पीपल हु लिसन टू मी. ऐसे लाइक पागल हो गया, पता नहीं क्या हो गया तुझे. एंड आई लिटिल डिड आई नो कि 1 महीने 2 महीने के नेक्स्ट के अंदर हम 1 लाख पार हो जाएंगे. तो मुझे ही नहीं पता था. तो इट्स आई थिंक इट वाज रिक्वायर्ड. लाइक यू सेड ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई इस बारे में बात नहीं करता. तो वो शायद ज़रूरत थी एक, जो बाई चांस वो पूरी हो गई. कहीं ना कहीं वो मैं नहीं करता तो कोई और करता, बट इट हैपेंड. अब मैंने ये सवाल क्यों पूछा, बिकॉज बीइंग इन रियल स्टेट माई सेल्फ, मुझे भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का आइडिया है नहीं. बिकॉज कंसल्टेंसी का कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं. राइट. तो आप यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन कि यार कंस्ट्रक्शन का, चलो थोड़ा सा पीछे चलता है, कंस्ट्रक्शन इंडिया में अगर हम बात करें या वर्ल्ड लेवल पे भी अगर हम बात करें, किस तरीके से होता हुआ आ रहा है और आज हम कहाँ पे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ. व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो हर इंडस्ट्री की बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं. जब हम ग्लोबली बात करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन एक नीड थी. नीड क्यों थी? क्योंकि जब आप चाहिए लगभग कोई 500 BCE, राइट, बिफोर करंट एरा, 500 साल पीछे चले जाइए आप. सो आज हम 2024 में बैठे हैं. सो लेट्स गो बैक 2500 ईयर्स इन टाइम. होता क्या था कि पहले देयर वाज वन सुप्रीम रूलर, और उसके नीचे लोग होते थे बहुत सारे, राइट, हु यूज्ड टू हेल्प गवर्न. फिर लोग होते थे जिनको वो गवर्न करते थे. तो वो जो राजा लोग होते थे या जो डायनेस्टीज होती थी, दे नीडेड टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अदर डायनेस्टीज एज समथिंग बिगर, सुपीरियर, राइट, सुपीरियर. क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं ना. सही बात. देयर वाज नथिंग एल्स टू डू, देयर वाज ओनली कॉन्करिंग हैपनिंग. तो ये क्या करते थे, बड़े बड़े सिटाडेल्स, बड़े बड़े विला तो नहीं कहूँगा, विला तो अब बन रहे हैं, पैलेसेस, टेम्पल्स, चर्चेज, इस तरीके की चीज़ें कमीशन होने लगी. और पहले किसी के पास और कोई वोकेशन नहीं होती थी. देयर वाज नो सोशल मीडिया, राइट, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को. तो लोग क्या करते थे, पत्थर में भी जान डालने की कोशिश करते थे. नक्काशियाँ करते थे. आर्ट पे बहुत फोकस था, राइटिंग पे बहुत फोकस था. सो ये जो जितनी भी लॉस्ट आर्ट्स जिनको हम कहते हैं, जो आज के डेट में प्रोफेशंस हैं, ये सब पैशंस हुआ करती थी और वोकेशंस हुआ करते थे. लेकिन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी करके कुछ नहीं होता था. इट वॉज जस्ट अबाउट, फर्स्टली व्हेन इट बिगैन, जब वो केवमैन हुआ करते थे तो वो बचना होता था बारिश से, तूफानों से, तो हम गुफाओं में घुस जाते थे, राइट. फिर धीरे धीरे वो हमें मड मिली, फिर हमें वो थैच्ड रूफ्स जिन्हें कहते हैं, वो हमें घास मिली. हमने रियलाइज़ करा मड और जब घास को चिपकाते हैं तो उसकी एक साथ बॉन्डिंग हो जाती है. तो हमने वो छतें बनाना शुरू करी, उस टप्पर के नीचे रहने लगे इंसान. धीरे धीरे इट इवॉल्व्ड, राइट. बट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ द मटीरियल्स अराउंड यू. तो सबसे पहले मड यूज़ हुई, मड के बाद आपके स्टोन यूज़ हुआ, स्टोन के बाद इवेंचुअली ब्रिक और ये सब धीरे धीरे आए. ब्रिक के साथ आया टिम्बर. ओके. टिम्बर कंस्ट्रक्शन के बाद आज जो हम यूज़ करते हैं, स्टील, कंक्रीट एंड ग्लास, दोज आर द 3 बिगेस्ट एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर दैट यू सी दीज डेज मॉडर्न बिल्डिंग्स के अंदर. लेकिन ये जितने भी मटेरियल्स थे, अगर आप देखोगे ना, तो मड से बनते थे छोटे छोटे घर, छोटी छोटी एस्टैब्लिशमेंट्स जो हर सीजन में ढह जाते थे बारिश के बाद. फिर वो दोबारा बनाने पड़ते थे. देन वी मूव्ड ऑन टू स्टोन विच वॉज मच मोर स्टडियर. आज भी अगर आप जाओ एंशिएंट रोम में या यूरोप में कहीं भी जाओ, तो आज भी पत्थर की बनी हुई बहुत इमारतें हैं जो पिछले 1500 साल 2000 साल से टिकी हुई हैं. फिर आया टिम्बर. टिम्बर से इफ़ यू गो आउटसाइड इंडिया, स्पेशली जहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस थोड़ी सी, जहाँ अर्थक्वेक जोन्स हायर हैं, सीजमिक जोन्स, वहाँ लकड़ी के घर बनते हैं बहुत ज़्यादा. या फिर टेम्परेचर वेरिएंस जहाँ होता है वहाँ लकड़ी के घर बनते हैं. जापान. हाँ, तो इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में आज आप मॉडर्न डे या करंट एरा की बात करो, तो अभी सिचुएशन ये है कि यू आर लुकिंग एट रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स विच इज़ मोर और लेस अ मॉडर्न डे बिल्डिंग. क्योंकि वही स्टील यूज़ हो रहा है, कंक्रीट यूज़ हो रहा है, साथ में ग्लास यूज़ हो रहा है, ब्रिक यूज़ हो रही हैं, AC ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं. तो मटेरियल्स इवॉल्व होते चले गए. उन मटेरियल्स के अराउंड वो कंस्ट्रक्शन मेथड्स चेंज होते चले गए एक एक करके. अब क्या हो रहा है कि पहले होता था वी यूज्ड टू एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ज़मीन बहुत थी. अब ज़मीन ही नहीं बच रही, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट वी कैन ओनली गो वर्टिकली. अब जब आप वर्टिकली जाओगे तो आप अपने मटेरियल्स को भी उसी तरीके से इवॉल्व करोगे. तो स्टील सिर्फ स्टील नहीं रहा, स्टील के वेरियस ग्रेड्स आ गए. ओके. फिर वो स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, उसके साथ ड्यूरेबिलिटी बढ़ती चली गई. दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ मटेरियल रिसर्च दीज डेज. और वो मेटलर्जी भी बहुत बड़ी वास्ट फील्ड हो चुकी थी.
ये सब चेंज हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। ओके तो एडवेंट ऑफ स्टील एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बिल्डिंग्स। तभी यूएस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आप देखोगे स्काई स्क्रेपर शुरू हो गए। सो वी ओनली एक्सपैंडेड वर्टिकली। इनिशियली तभी उन्हीं के पास थे, एग्जैक्टली वही बना। वो टेक ही वहीं से इवॉल्व हुआ। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन एज अ लैविश एक्टिविटी स्टार्टेड इन कंट्रीज विच वर कॉलोनियल कंट्रीज, राइट, जिन्होंने हमेशा राज किया है दूसरे देशों पे। हमें तो अभी स्वतंत्र हुए 100 साल नहीं हुए। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन इंडिया। इंडिया में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई मंदिरों से, ओके क्योंकि सबसे पहले भगवान, फिर राजा, फिर ब्राह्मण, ये कास्ट सिस्टम चलता था ना। पहले ब्राह्मण भी ऊपर होते थे, राजा क्षत्रिय साथ होते थे, राइट। तो दो ही चीज़ें बनती थी, महल बनते थे और मंदिर बनते थे। मंदिर, या उस टाइम पर तो मंदिर मस्जिद सब एक बराबर माना जाता था। आप बिलीव नहीं करोगे कि दिस इज 200 BCE। ओके सो वराहमीर करके एक ऋषि थे, अच्छा उन्होंने लिखा था बृहत संहिता। बृहत संहिता वाज काइंड ऑफ लाइक अ नेशनल बिल्डिंग कोड। अच्छा उस नेशनल बिल्डिंग कोड में मंदिर बनाने की विधि लिखी गई थी। ओके मैं आपको एक छोटी सी उसके अंदर बात बताता हूँ, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय दिस। मंदिर बनाने से पहले उसकी ज़मीन का सिलेक्शन होता है, हाँ ठीक है। वो मंदिर की ज़मीन का सिलेक्शन का एक प्रोसेस है जो बृहत संहिता में लिखा है कि जिस ज़मीन में आप जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं, आप पहले उसमें गड्ढा खोदते थे, फिर उस गड्ढे के खोदे हुए मिट्टी को वापस भरा जाता था। तो अगर वो मिट्टी का लेवल उस लेवल से ऊपर हो जाता था भरने के बाद, तो वो ज़मीन अच्छी मानी जाती थी। लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब बृहत संहिता में लिखा है कि दिस इज़ हाउ यू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ लैंड, जिसके ऊपर मंदिर जैसी एक भव्य इमारत बन सकती है। सेकंड टेस्ट वाज उस गड्ढे के अंदर पानी भरा जाता था ओवरनाइट। अच्छा अगर सुबह तक वो पानी रह गया तो वो सॉइल को अच्छा माना जाता था, धसेगी नहीं। धसेगी नहीं। तीसरा टेस्ट होता था कि गड्ढा खोदते थे दोबारा, उसके अंदर आग जलाते थे, तो दैट फायर वाज लिट ओवरनाइट। तो सुबह तक अगर उसमें आग पकड़ी हुई है तो वो ज़मीन अच्छी मानते थे। अच्छा अगर वो बुझ जाती है तो उसको रिजेक्ट कर देते थे। चौथा होता था उस गड्ढे के अंदर जर्मिनेशन करते थे, सीड्स, बीज बोते थे, और 3 दिन के अंदर अगर वो बीज फूट जाता था और उसके अंदर से एक फल निकल जाता था या उसके अंदर से एक कली निकल जाती थी तो उसको अच्छा मानते थे। 5 दिन के बाद 5 दिन पे अगर वो निकलता था तो उसको एवरेज ज़मीन मानते थे, और 7 दिन से ज़्यादा लग जाते तो वो ज़मीन रिजेक्ट हो जाती। रिजेक्ट हो रहा है। ये सब नियम लिखे गए थे वराहमिहिर ने। अच्छा सो देयर वाज अ नेशनल बिल्डिंग कोड एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री 200 BCE, मतलब आज से 2200 साल पहले। तो नेशनल बिल्डिंग कोड तब भी था, बट इट वाज क्रिएटेड जस्ट फॉर टेम्पल्स या फिर पैलेसेस के लिए, बिकॉज दीज वर कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स राइट। मटीरियल्स तब भी वही थे, पत्थर यूज़ होते थे, सीमेंट होती नहीं थी, स्टील नहीं होता था। सो जो मीन्स हमारे पास अवेलेबल थे क्या थे? एक मैन पावर, लोग बहुत थे, बहुत लोग थे, राइट, कि लेबर है सारी प्रजा लग जाती है, राइट। और मटेरियल था क्या? सिर्फ क्वारी थी, स्टोन था, वी यूज टू डिग दैट, और वो यूज़ होता था। तो 10 साल लग जाते थे एक बिल्डिंग बनने में। जहाँ आज हम वहाँ खड़े हैं, जहाँ दुबई में आई थिंक एक टावर की लाइफ, जो प्रोजेक्ट लाइफ है, वो सिर्फ 1 साल की है, कि फ्रॉम द डे ऑफ ब्रेकिंग ग्राउंड टिल द फाइनल फिनिश, दे फिनिश इट इन अ ईयर। सो टेक्नोलॉजी बाद में आई, लेकिन पहले मटेरियल्स के एवोल्यूशन। वो ये लोग ओके। अब अगर हम थोड़ा सा आज में आ जाते हैं, अगर आज की हम इंडिया की बात करें, राइट, आज इंडिया में इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करते हैं, तो आज कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आर इन मेजर प्ले यूज हो रही हैं? तो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। सो यू लुकिंग एट रेजिडेंशियल, जैसे स्टैक हाउसिंग या सिंपल हाउसिंग, जैसे आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं यहाँ पर कोठियाँ बनी हुई हैं, राइट। ठीक है। सो G+3 G+4 टाइप की बिल्डिंग्स हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे वही रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है, जिसके अंदर स्टील होता है या सरिया जिसको हम कहते हैं, वो होता है TMT भी बोलते हैं इसको। TMT की अपनी अलग कहानी है, कंक्रीट की अपनी अलग कहानी है। इनफैक्ट कंक्रीट और सीमेंट जो है हमें एंशिएंट रोमन्स ने दिया है। इसके अंदर सेम बेसिक आपके फाउंडेशंस बनती हैं बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक आर्किटेक्ट आप हायर करते हैं प्लान के लिए बिल्डिंग के, कि बिल्डिंग की एग्जिट्स कैसे होंगी, प्लानिंग क्या होगी, कितने फ्लोर्स चढ़ेंगे, रूम्स कहाँ प्लेस्ड होंगे, लाइट कैसे आएगी, नेचुरल लाइट के साथ आप कैसे प्ले करेंगे, आप लिविंग रूम कहाँ प्लेस करेंगे, बेडरूम्स कहाँ होने चाहिए, किचन कैसे सही रहेगी। सो देर इज़ अ होल स्टडी ऑफ कोर्स ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज़ देयर। सो दैट इज़ द प्लान ऑफ द बिल्डिंग। सेकेंड इज़ व्हेन यू गो टू अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कि ये प्लान है आर्किटेक्ट का, अब इसके अराउंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके दीजिए। ठीक है। स्ट्रक्चर की एक डिज़ाइन लाइफ किसी भी बिल्डिंग की 50 साल होती है एवरेज। Okay. ये एज अ रूल थंब रूल चलता है। उसके हिसाब से स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको ड्राइंग देता है उस सरिये की या उस स्ट्रक्चर की, जिसमें आपके ग्रेड्स लिखे होते हैं कि आप इस ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे,
इस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करेंगे, इस ब्रांड का या इस ग्रेड का सीमेंट यूज़ करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. फिर उसके अंदर प्लम्बिंग, पाइप्स, ये सब इनबेड होते हैं. देन यू गो ऑन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर हाउस जो दिखने वाले एलिमेंट्स हैं. पीओपी होती है, पट्टी होती है, पेंट होता है, पत्थर लगता है, इस तरीके से वो शेप लेती है बिल्डिंग, राइट. सो इस कंस्ट्रक्शन मेथड को रीइंफोर्स्ड कंस्ट्रक्शन कहा हुआ है, ओके. राइट. ऐसे ही और भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल आप ब्रिजेस देखते हैं, या आपको आज के डेट में व्हेन यू टॉक अबाउट कोविड के अंदर चाइना क्रिएटेड अ 1400 बेड या 2500 बेड का हॉस्पिटल बनाया था विद लाइक अ वीक. सो दे यूज समथिंग ऑन मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन. ये क्या होता है? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होता है जब बहुत सारे एलिमेंट्स फैक्ट्री में बनते हैं और सारे आके साइड पे असेंबल हो जाते हैं. अच्छा. सो इट्स अ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन. इसकी एक फॉर्म प्रीकास्ट भी है. प्रीकास्ट होती है जहाँ कंक्रीट के बड़े बड़े मेंबर्स फैक्ट्री में बन के आते हैं, वो साथ में असेंबल हो जाते हैं विद द यूज ऑफ हाई टेंशन बोल्ट्स एटसेट्रा व्हाट नॉट. जैसे आजकल हमारे ब्रिजेस बनते हैं दिल्ली के अंदर, इफ यू वुड हैव सीन अलग अलग सेगमेंट बनते हैं. सिर्फ शायद कॉलम वहाँ कास्ट हो रहा है ऑन साइट या इन सीटू, और बाकी सब कुछ आ रहा है और इंस्टॉल हो रहा है. सो दिस इज मॉड्यूलर और प्री फैब या प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन. प्री फैब इज अ लिटिल डिफरेंट देन प्री कास्ट. कास्ट जहाँ आ गया वहाँ कंक्रीट यूज हो रहा है, और फैब जहाँ आ गया वहाँ पर स्टील या इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज होके फैब्रिकेशन होके जॉब बन रही है. अच्छा. सो इस तरीके की बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ आप स्ट्रक्चरल पाइप्स लेते हैं बड़े बड़े, फिर उनके ऊपर डेकिंग शीट्स लगती हैं, उसके ऊपर कंक्रीट पूरा जाता है, आपका एक छत बन गई. ऐसे ही फिर ऊपर टॉप अपर चलते हो. अब तो 3D बिल्डिंग्स भी आ गई हैं. और ये 3D बिल्डिंग मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट? 3D printed building is something that the world is betting on. I would say it is a beautiful fashion, but अभी उसकी लिमिटेशन G+2 की है. और आई थिंक एशिया की सबसे बड़ी जो 3D printed बिल्डिंग बनी है वो चंडीगढ़ में बनी है, वो हाल ही में. दैट इज़ बिल्ट बाय L&T फॉर द आर्मी, विच इज़ बेसिकली एक तरीके का शिफ्टिंग सेंटर है कि पूरी की पूरी रेजिमेंट आती है, वहाँ रुकती है कुछ दिन, फिर आगे प्रोसीड कर जाती है. और वो उसका फ्लैग रिबन कटिंग अभी इसी साल या पिछले साल हुआ है, मोदी जी ने किया है. और इट्स अ कम्प्लीटली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग. अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का नोज़ल होता है, उस नोज़ल में कंक्रीट पोर करता है वो, तो आपके कुछ भी डिज़ाइन वट एवर यू थिंक ऑफ कैन बी मेड इन द 3D प्रिंटेड स्टाइल. वो पूरा पोर करते 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 आउटर वॉल्स बना देता है ऐसे करके, फिर उसके ऊपर स्लैब रखी जाती है, उसके अंदर अंदर रूम्स बनाए जाते हैं. एवरीथिंग इज़ डन बाय दैट सिंगल मशीन विच इज़ काइंड ऑफ लाइक जैसे मेहंदी लगती है, राइट. सो उस तरीके की कुप्पी होती है, तो इस तरीके से वो एक नोज़ल चलता रहता है और वो आपकी पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है. 3D प्रिंटेड बिल्डिंग इन बैंगलोर इन द शेप ऑफ अ गिटार वाज अ PO पोस्ट ऑफिस बनाया था बैंगलोर के अंदर. वो जो फंक्शनिंग है अभी उसका शेप गिटार जैसा है. विद इन 30 या 40 डेज इट वाज फ्रॉम स्टार्ट टिल फाइनल कमिशनिंग. 30 से 40 दिन में वो बिल्डिंग बन गई थी. IIT मद्रास ने भी तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया था. आई एम श्योर रिसर्च चलती रहती है, कंटिन्यूस रिसर्च चल रही है. इसके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा है 3D के बारे में, कि आज की डेट में ना ये काफ़ी बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है. So this is, I would not say that this is right now employed for our individual houses, even office spaces, but हाँ एक infrastructure level पे, government level पे ये बनना शुरू हो चुका है. With huge giants like L&T and all these companies, they are doing a great job. कब साउथ में एक कंपनी और है, if I'm not wrong, उसका नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक तथास्तु नाम है, ऐसे कुछ नाम है उनका. दे आर ऑल्सो बिल्डिंग स्मॉल होम्स, अच्छा, जो मिनिमलिस्टिक होम्स होते हैं ना, 1+1, 1+2 टाइप का. दे आर बिल्डिंग दोज स्टैंड अलोन हाउसेज यूजिंग 3D प्रिंटिंग. क्या लगता है कब तक ये टेक्नोलॉजी नॉर्मल इंसान के लिए अफोर्डेबल हो जाए? सब कुछ एवोल्यूशन है. एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड टू बिल्ड राइट इट टेक्स टाइम. वी आर नॉट इन दैट फेज इन आवर कंट्री जहाँ हम कहते हैं कि हम फर्स्ट बार बनाते हैं तो परफेक्ट बनाते हैं. वी आर इन दोज लर्निंग स्टेजेस, राइट. यू वोंट बिलीव कि हमारे टोटल GDP का, बहुत बड़ा GDP है हमारा, उसका 5% हिस्सा सिर्फ रिपेयर्स में खर्च होता है. ओके, दैट्स न्यू. सो इट्स अ फैक्ट, इफ यू चेक इट, 5% हिस्सा टोटल GDP का रिपेयर्स में खर्च होता है. रोड्स बनती हैं, टूटती हैं, दोबारा बनती हैं. ये कल्चर हमारे यहाँ बहुत पहले से, इनफैक्ट इस चीज़ का आई थिंक इंटरनेट पे भी काफ़ी मजाक उड़ा हुआ है कि अरे सड़क बना दी, बनते बनते टूट जाती. बनते बनते टूटना एक अलग बात है. आजकल तो खैर एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, एवरी बाय लॉ इज़ इन प्लेस. इनफैक्ट क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी बहुत चेंज होता जा रहा है. ड्यूरेबिलिटी तो उनमें है, लेकिन वी डोंट फोरसी थिंग्स. हम भी लर्निंग फेज में हैं, तो एवरीबडी इज़ इन अ लर्निंग फेज. हमारी सिटी की प्लानिंग बहुत टफ है. दिल्ली मुंबई जैसे शहर ओवरलोडेड है, मुंबई तो कम्प्लीटली ओवरलोडेड है. दिल्ली वहाँ पहुँच रहा है जहाँ ओवरलोडेड हो 2030 तक हो जाएगा. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको और बेटर सिस्टम्स चाहिए, राइट. उस हिसाब से फिर अब जब फाइबर ऑप्टिक
केबल आया था तो वो भी ले करना था, सो दे ब्रोक ऑल द रोड्स अगेन. सो ये सब तो हमारे यहाँ चलता रहता है बार बार, बट वी डोंट प्लान फॉर लाइक 50 years ahead, वी प्लान फॉर नाउ. सो ऐसा हुआ करता था. अब आगे 20 साल 25 साल मास्टर प्लान्स को फॉलो होते होते धीरे धीरे आगे what you're looking at is smart city, you're looking at tier 2 tier 3 cities becoming beautiful cities. वो बहुत अच्छे टाइम के लिए प्लानिंग हो रही है उनकी, और कमर्शियल सेक्टर्स अलग हैं, रेजिडेंशियल्स अलग हैं, बहुत अच्छे से प्लानिंग चल रही है. एंड दैट इज हाउ दीज tier 2 tier 3 cities are coming up now. आई थिंक नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. इससे पहले तो मुझे लगता नहीं था कि ऐसा है, बट अभी व्हेन आई, क्योंकि जब मैंने भी लोगों से बात की है, लास्ट वी हैड अ गेस्ट, हम उनसे वही बात कर रहे थे कि अब वी आर लुकिंग फॉर एटलीस्ट 25-30 साल आगे सोच पा रहे हैं कि हाँ यार ये अगर कुछ भी बन रहा है ना 30 साल टिकना चाहिए, या 30 साल आगे का सोच के वो हो रहा है. इसी पे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे हाई राइजेज जो बन रहे हैं, राइट, हाई राइजेज में पहले भी यूज टू यूज़ ब्रिक, आज भी बहुत जगह ब्रिक ही यूज़ होती है, बट देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन कंस्ट्रक्शन जो आ गई हैं. अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि माइवन अच्छी है, प्रीकास्ट अच्छी है. आप बताओ फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आज एक तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं इन इंडिया, एंड आपके हिसाब से और कौन सी आनी चाहिए, क्योंकि हम उतना फास्ट अभी भी नहीं है. जैसे आपने दुबई का एग्जांपल लिया, राइट, हम वहाँ तक कब तक पहुँचेंगे? ये सवाल मेरा भी है. मैं अभी पीछे दुबई गया था, सो वी रिकॉर्डेड आवर 50th एपिसोड ऑन आवर पॉडकास्ट. सो आई कॉल दीज इनिशियल गेस्ट्स जो शुरू में आए थे ना, तो मैंने उनको पूछा सर मैं अभी दुबई से आया हूँ. उसके बाद मैं आई फॉलोड, राइट, आई वेंट टू साउथ कोरिया. एंड बोला साउथ कोरिया हमसे बहुत पीछे वाला देश है, राइट, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, इवन देयर करेंसी इज मच वीकर देन आवर्स. एक INR is equal to 16 won, Korean won. But they have systems in place, they have good high-rise buildings in place, they have road networks in place, everything is there. At least city level पे बहुत अच्छा है, right? तो मैंने पूछा सर ये हम कब बनेंगे, right? उसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है. Like I said, when we look at all our competitors, they were independent much before us. लेकिन दुबई जैसी कंट्री की बात करें, दुबई जैसे शहर की बात करें, वो टू पुट इट क्रैशली वो पैसे का बना हुआ शहर, और वहाँ कमी नहीं है, राइट, बिल्कुल. in fact those systems that have been created, those buildings that have been created, now they're inviting in foreigners, क्योंकि वहाँ इतनी जनता है, just to occupy those buildings. They're selling real estate to the world, not just their own people. हम अपने आप में इतना बड़ा बाजार है, हम अपने आप में इतनी बड़ी मार्केट है कि आप यहाँ कुछ भी बनाइए, यहाँ सब अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो कम पड़ जाएगा, राइट. सो वी हैव ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर फ्यूचर. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़, सब कुछ एवोल्यूशन. पहले क्या होता था, पहले लेबर वाला सिर पे माल ढोता था, इसको ऊपर तक पहुँचाता था, 4 मंजिल 5 मंजिल 10 मंजिल, एक लिमिट थी हमारे वर्टिकल राइज की. नाउ देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस, इवन इफ इट इज़ सिंपल मैकेनिकल पुलीज, इफ इट इज़ लिफ्ट्स, इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद सपोर्टिंग दैट कंस्ट्रक्शन. पहले फॉर्म वर्क की, आप माइवन की बात कर रहे थे, पहले हम लोग लकड़ी की बल्लियाँ लगाया करते थे, आज भी लगती हैं आई थिंक, बट वो फॉर्म वर्क इतना इवॉल्व हो चुका है, इट कैन टेक यू टू अप टू लाइक 30 floors 40 floors, इट कैन सपोर्ट दैट कंस्ट्रक्शन. पहले ऐसा अवेलेबल नहीं था हमारे पास. सो लाइक आई सेड, टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स विद द मटीरियल्स अराउंड यू एंड ऑफ कोर्स द एक्सपर्टीज अराउंड यू. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कितने थे, अब बढ़ते जा रहे हैं. सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने थे, बढ़ते जा रहे हैं, राइट. सो विद द राइट मटीरियल्स यू नीड द राइट प्रोफेशनल्स ऑल्सो, जिनको ये हार्नेस करना आएगा उस प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग या उसका डिज़ाइन या उसका एस्पेक्ट. अब तो आर्किटेक्ट्स दे आर डिज़ाइनिंग वेरी फ्रीली, इन फैक्ट आई वुड से दे conceptualize something and they say okay I want it built like this, then there are teams, PMCs, engineers in place, there are contractors in place who can make it possible. So we are reaching that phase जहाँ आप पेपर पे कोई एक डिज़ाइन बनाएंगे, बोलेंगे मुझे तो ये माचिस के डब्बे जैसा डिज़ाइन चाहिए, या मुझे तो ये फरारी के शेप में बिल्डिंग चाहिए. You can dream whatever you want to, and there are people available, very senior structural engineers available, amazing concrete technologists available, जो उसको possible करके दे सकते हैं आपको, right? It is not, and for me, I'm old school. मुझे वो दीवार की finish is not construction for me. It is a part of it. मेरे लिए वो टेक्नोलॉजी जो आपके डिज़ाइन के एंडेवर को पूरा करके दे सके, वो कंस्ट्रक्शन. आप मुंबई जाएंगे तो जुहू पे आपने देखा है कि वो लॉगर हेड्स पड़े हैं पूरे चौपाटी के अराउंड, राइट. जो वॉक है मरीना, जो हम आप वॉक करते हैं उस पर, तो वहाँ पर सारे वो वेव्स को रोकने के लिए दे फॉर्म दोज कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, राइट. हैव यू सीन दैट? हाँ, वो नीचे डाल रखे हैं उन्होंने पूरा. पहले पॉसिबल नहीं था ना, नाउ इट इज़ पॉसिबल.
इट इज़ सॉल्टी वाटर, कंक्रीट का बना हुआ है, UHPC उसके अंदर यूज़ हुआ है। UHPC इज़ अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ओके, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। अब विदाउट स्टील यू कैन क्रिएट बीम्स, यू कैन क्रिएट लार्ज स्पैम ऑफ बीम्स विदाउट पुटिंग एनी स्टील इन इट, बिकॉज UHPC इज़ बीइंग यूज्ड नाउ। ओके, पुणे में यूज़ हुआ है, किसी मेट्रो स्टेशन में लगाया अभी उन्होंने रिसेंटली UHPC। बड़े बड़े गर्डर्स बनते हैं, उनके अंदर कोई स्टील नहीं होता। द कंक्रीट इन itself is so durable and it is so strong that it can sustain 50, 60, 70 years of that public structure, infrastructure जिसके ऊपर रेल चलेगी। मैंने खुद पहली बार सुना है कि विदाउट स्टील कुछ आप UHPC बोलते हैं उसको, ओके, कुछ लोग उसको UHPFRC भी बोलते हैं। ओके। अब अगर हम इंडिया में बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो ब्रिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? लेकिन ईंट बनना बंद भी हो गई, ठीक है? तो अभी ईंट में क्या चल रहा है? कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या है, और ये बंद क्यों हुई? सो बेसिकली क्ले ब्रिक या ईंट ग्लोबली देखोगे तो ग्लोबली यूज होती है। हाँ, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होता है, लोड बेयरिंग होता है, दमदार चीज़ है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, इसीलिए चलता भी आ रहा है, इसीलिए लगता भी आ रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन लगाया, गवर्नमेंट ने, हमारी कोर्ट्स ने उसको बैन लगाया। वजह क्या है कि क्ले ब्रिक बनती कैसे है? आप टॉप सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है किसी भी ज़मीन से, आप उसको खोदते हैं, जिसे हम क्ले कहते हैं, या फर्टाइल सॉइल इज़ बेसिकली समथिंग दैट कैन रिटेन वाटर। उसके अंदर पानी रुक सकता है, तभी उसके अंदर उपजाऊ होती है, इसीलिए आप उसके अंदर कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो वो टॉप सॉइल को खोद के आप केक्स बना के, बेसिकली वो ब्रिक्स बना के आप भट्टी में डालते हैं, उसको पकाते हैं, और वो फाइनली ईंट के शेप में आपके पास आ जाती है, और फिर आप वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हो, विच इज़ अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन हो क्या रहा है कि हम इस पूरे प्रोसेस में अपनी ज़मीनों को बंजर कर बंजर। तो हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है, एंड वी आर स्टिल प्राइमरीली एन एग्रेरियन सोसाइटी। देखो हमारा देश बहुत लकी है कि हम वी आर एबल टू प्रोड्यूस आवर ओन फूड। ऐसे बहुत सारे देश हैं, मैं कोरिया का एग्जांपल ले रहा था, आई डोंट थिंक दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स। देयर आर बंच ऑफ कंट्रीज लाइक सिंगापुर जो सारा का सारा खाना इंपोर्ट करते हैं अपने इंपोर्ट देश में, क्योंकि उनके यहाँ कोई एग्रीकल्चर है ही नहीं। सो वी आर लकी दैट वी कैन फीड 1 billion people एंड मोर। सो एग्रीकल्चर इज स्टिल एट द हेल्म ऑफ आवर कंट्री। तो वो ज़मीन की क्वालिटी या उसका उपजाऊ नेचर को अवॉइड करने के लिए कि हम उसको बंजर ना कर दें, द कोर्ट्स बेसिकली पुट इन ऑफ कोर्स अ डिसीजन कि ईंटों के भट्टे अब बंद कर दें, राइट? वो अभी भी चल रहे हैं, कई कई प्रदेशों में चल रहे हैं, क्योंकि वो ईंट का रिप्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मिला नहीं कभी भी। ओके, क्या है रिप्लेसमेंट? वो ईंट का रिप्लेसमेंट है, बड़े बड़े AC ब्लॉक्स आते हैं, ओके, फ्लाई ऐश ब्रिक्स आती हैं। वो सब इसलिए बन रही हैं कि उनके अंदर फ्लाई ऐश यूज़ होती है, जो हमारी NTPCs और ये सब हमें देती हैं, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। जब आप उसमें बिजली बन जाती है तो हमारा जो कोल जलता है उसका रेजिड्यू होता है, वो फ्लाई ऐश होती है, और स्लैग निकलती है वहाँ से। स्लैग यूज़ होती है स्टील में, स्टील इंडस्ट्री में, और फ्लाई ऐश यूज़ होती है आपकी कंस्ट्रक्शन में। एंड concrete technologists have found that fly ash is actually not bad for construction. Fly ash और सीमेंट और अलग अलग एडिटिव्स डाल के एडमिक्सचर्स आप कंक्रीट की प्रॉपर्टी और उसकी स्ट्रेंथ के साथ प्ले कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ डिज़ाइन मिक्स विच हेल्प्स द कंक्रीट इन द लॉन्गर टर्म। अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल डिस्कशन विद यू। इस सीमेंट भी अलग अलग टाइप की आती है जिसके अंदर फ्लाई ऐश भी होती है। बट माई पॉइंट इज उस तरीके के AC ब्लॉक्स बनने लगे, राइट? AC ब्लॉक एक ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट जिसको हम कहते हैं, वो हल्का होता है माल ईंट के कंपैरिजन में, ओके, बट वो लोड बेयरिंग नहीं होता। लोड बेयरिंग आपको क्यों नहीं चाहिए कि आप जो आज बिल्डिंग्स बना रहे हो वो सब कॉलम, बीम और स्लैब से सपोर्टेड है। सो एक तरीके का आपने स्ट्रॉन्ग स्केलेटन बना दिया। अब आपको उसके चारों तरफ और अंदर दीवारें बनानी है, वो एक पर्दा है, इट्स लाइक अ कर्टन। अच्छा, राइट? सो आप बाहर देशों में जाओगे तो आप देखोगे सॉलिड दीवारें नहीं होती, जिप्सम बोर्ड्स की दीवारें होती हैं। तो एक जिप्सम बोर्ड सपोर्टेड बाय अ स्टील एल्युमिनियम स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ जिप्सम बोर्ड, तो उसमें फिर बीच में कॉट्सवूल या वो सब भरते हैं या हनी कॉम्बिंग भरते हैं जस्ट टू गिव इट इंसुलेशन, ताकि यहाँ की आवाज़ वहाँ ना जाए। तो इस तरीके की जब आप वॉल को बैंग भी करते हैं तो ढक 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 आवाज़ आती है उनमें, बिकॉज दे आर जस्ट पार्टीशंस। तो वो पार्टीशन टाइप के यूज़ करने के लिए आजकल AC ब्लॉक्स काफ़ी चल रहे हैं। और उसका एक फ़ायदा और होता है कि वो हल्का होता है नेचर में, तो बिल्डिंग के ऊपर डेड लोड जो आता है वो कम हो जाता है। तो योर बिल्डिंग बिकम्स मोर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। वन ऑफ द अदर फैक्टर्स एंड अदर एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक दीज आर कि वाटर सीपेज जो होती है वो ईंट की तरह नहीं होती। ईंट में कैपिलरी इफेक्ट होता है कि अगर आप ईंट को वर्टिकली इतने से पानी में खड़ा करेंगे तो वो ईंट पूरी गीली हो जाएगी। उसका नेचर है कि वो पानी सोखती है, राइट? AC ब्लॉक में या
इन तरीके के प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता. ओके. जो आपने ये बात बोली इसी पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट एंड सेल्स में जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल ना ये बहुत टर्म चालू हो गया है कि यार जो ये नई कंस्ट्रक्शन जो बन रही है ना इसमें ना सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आती. क्या जो अभी आपने बोला इज इट द सेम और इज इट समथिंग डिफरेंट? So to avoid seepage, there are 3 things. एक तो plumbing proper होनी चाहिए, of course. Waterproofing, of course, proper होनी चाहिए. तो हो सकता है उस पर ध्यान दिया जा रहा है. Second is the outer wall. Compared to a brick, AAC blocks are a little bit water resistant. तो आप जब कभी आपको मौका मिले तो एक AAC ब्लॉक को लीजिए, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, वो दूसरी तरफ सीप नहीं करता क्योंकि उसके अंदर अलग अलग रैंडम पोर्स होते हैं. वो रैंडम होते हैं. एरिएशन एजेंट डलता है AAC ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन या उसकी प्रोडक्शन के टाइम पर, और उसको जब आप चलाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है आप देखेंगे उसके ऊपर छिद्र होते हैं, अलग अलग पोर्स होते हैं, एंड दे आर रैंडम इन नेचर. अच्छा. द वाटर डजंट गो थ्रू. दैट इज़ व्हाट इट इज़. आई थिंक वो उसी की एडवांटेजेस, उस प्रोडक्ट के एडवांटेजेस को शायद मार्केट करके अपनी सेल्स पिच में डाला जाता है. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़. क्यों मैं ये सवाल क्यों पूछा? बिकॉज ये एक प्रोडक्ट हो गया, उसके अलावा आप जैसे प्री कास्ट है, क्योंकि जब बिल्डर बेच रहा है तो बिल्डर आजकल लिखने भी लग गए हैं कि हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. उसके बेसिस पे प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि ब्रिक वाली बिल्डिंग का ऑटोमेटिकली प्राइस थोड़ा सा कम है. एंड जब व्हेन वी कम एंड टॉक अबाउट दिस सेगमेंट तो इसका प्राइस आप ये मान के चलो एटलीस्ट 1.3x to 1.4x प्राइस बिल्डर बढ़ा रहा है ये बोल के कि मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा है. क्या ये सच है? आई मीन ये आप ही को बताना है ये सच है या नहीं, बट आइडिया ये है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या प्राइस बढ़ती है? इफ आई एम यूजिंग अ बेटर टेक्नोलॉजी टू मेक दिस कप तो मैं इसको महंगा बेचूंगा, राइट? सो इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर कि मैं नॉर्म से हटकर, बाकी भीड़ से हटकर कुछ मैं अलग कर रहा हूँ, सो मेरा प्रोडक्ट बेटर है. दैट इज़ व्हाट मार्केटिंग इज, इजंट इट? या हाउ इज़ माई प्रोडक्ट बेटर? दिस इज़ हाउ इट्स बेटर. देयर आर स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो इस बात पर लड़ते हैं कि 500 साल पुरानी बिल्डिंगें खड़ी हैं, उनमें तो AC ब्लॉक्स नहीं लगे. दे आर मेड आउट ऑफ स्टोन, दे आर मेड आउट ऑफ रॉक. बाकायदा चट्टान कट के वो लगे हुई हैं. लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक कि वो चट्टान या जो ब्लॉक या जो रॉक लगा है वो 6-6 फुट का, 8-8 फुट का, 10-10 फुट की दीवारें बनी हुई हैं. वो इसीलिए टिकी हुई हैं ओवर द टेस्ट ऑफ टाइम्स, ओवर द अर्थक्वेक्स, डिफरेंट सो मेनी अर्थक्वेक्स दैट मस्ट हैव हैपेंड. दे आर सो सॉलिड दैट दे डोंट गो एनीवेयर. बट आज हमें फ्लोर स्पेस चाहिए. सो योर बिल्डर नीड्स टू सेल फ्लोर स्पेस. स्क्वायर फुटेज बेच रहे हो आप, तो स्क्वायर फुटेज के हिसाब से आप चार्ज कर रहे हो कि आपका जितना अच्छा कारपेट एरिया निकल के आ रहा है, सो आपको क्या चाहिए उसके अंदर? आपकी दीवारें पतली चाहिए. पतली चाहिए. यू डोंट वांट थिक वॉल्स. ईंट स्टैंडर्ड अव्वल ईंट जिसको कहते हैं वो 9 इंच की होती है. आउटर वॉल्स 9 इंच की मिनिमम बनती थी पहले. और अगर आप पुरानी दिल्ली चले जाओ, अगर कोई आप पे जानने वाले हो तो उसके घर का आप कभी चेक कराया, कोई रेनोवेट कराता है तो शायद 13 इंच की, 17 इंच की, 18 इंच की दीवारें बनी हुई हैं आज भी. मेरे एक पुराना वाला घर ये इस साइज की दीवार है उसमें. बिल्कुल होगी, यू कैन सिट प्रॉपर्ली, आराम से पालती मार. बिल्कुल होगी. दोज आर लोड बेयरिंग वॉल्स. उन दीवारों के ऊपर घर की छत टिकी हुई है. और इसीलिए क्योंकि वो दीवारें इतनी मोटी हैं, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है लोड बेयरिंग ईंटों के ऊपर, वो इसीलिए टेस्ट ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स वो घर हमेशा टिके रहेंगे लंबे समय तक. दैट इज़ द फिलोसफी ऑफ दैट ओल्ड कंस्ट्रक्शन. आज आप रीइंफोर्स स्ट्रक्चर बना रहे हो, यू नीड मोर स्क्वायर फुटेज, विच इज़ वाई वी आर एक्सपैंडिंग वर्टिकली. सो आपको दीवारें पतली चाहिए, इंसुलेटेड चाहिए. पतली दीवारों के अंदर भी ऐसा मटेरियल चाहिए जो आपको हीट इंसुलेशन दे, साउंड इंसुलेशन दे, वाटर प्रूफिंग एस्पेक्ट्स बेटर दे. इसलिए इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं. दे माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव दैन द रेगुलर थिंग, दे माइट बी एट पार विद द सेम थिंग, बट आप जैसे आप कह रहे हैं कि सेल्स पिच ये है, तो शायद वो ये है कि आई एम यूजिंग अ बेटर प्रोडक्ट और अ न्यू एज प्रोडक्ट, सो माई प्राइस ऑफ माई प्रॉपर्टी इज लिटिल हायर. इसी में एक और चीज़ निकल के आ जाती है कि ब्रिक्स से बढ़िया इसमें व्हेन इट कम्स टू कि लुक इसमें अच्छा निकल के आता है, आपकी फिनिश अच्छी निकल के आएगी. ये इसलिए है कि ईंट बनती है बाय हैंड या बाय मोल्ड्स. मोल्ड में ईंट बनाते हैं तो कई बार उसमें अंडुलेशन होती है ईंट. अंडुलेशन का मतलब उसका शेप थोड़ा सा हो सकता है वेवी हो. तो अगर वो ईंट की चिनाई हो गई है और कहीं भी एक वेवी है आपकी पूरी दीवार में, तो आपको प्लास्टर मोटा करना पड़ता है पूरी दीवार में. सो यू वेस्ट अ लॉट ऑफ प्लास्टरिंग मटेरियल ऑल्सो. सीमेंट भी ज़्यादा लगता है आपका. AC ब्लॉक्स मशीन मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, शायद स्ट्रेट एजेस होते हैं, एंड इट्स यूज्ड विद अ 0.3 mm या 4 mm का एक मोटार मसाला आता है, उससे लगता है वो. तो वो फिनिश जो है वो स्ट्रेट आती है. सो वॉट यू आर डूइंग इज यू आर अवॉइडिंग द प्लास्टर इनसाइड द बिल्डिंग. सीमेंट का प्लास्टर नहीं करते अंदर, सीधा 1 कोट जिप्सम करते हैं. सो यू आर सेविंग कॉस्ट ऑन दैट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम यूजिंग दिस एंड दैट इज वाई इट्स एक्सपेंसिव, आई एम सेइंग आई थिंक इट इज़ एडवांटेजेस टू द बिल्डर ऑल्सो टू यूज सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी मैनेज हो जाती है जितना मुझे लगता है. एंड इवन इंटीरियर्स में भी आई वाज टॉकिंग टू इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो
इंटीरियर्स में भी कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे पहले वो 2-2 3-3 4-4 लेयर पुट्टी की करनी पड़ती थी, अब ये है कि आप एक लेयर पुट्टी की करो उसके बाद सेविंग ऑन मटेरियल, हाँ माल बचता है आपका जो लगा रहे हैं आप दीवारों के ऊपर, तो उस तरीके से आपकी मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है। हैविंग सेड दैट, एक डिसएडवांटेज भी आता है, हर एडवांटेज के साथ एक दूसरा पहलू हमेशा आता है, राइट। AC ब्लॉक्स लोड बेयरिंग नहीं होते, तो जिसको उसकी मेसनरी करनी ठीक से नहीं आती है, जिसको उसको ठीक से लगाना नहीं आता, देन ओवर द टाइम हो सकता है हेयरलाइन क्रैक्स आ जाए उसमें, राइट। सो वो इशू AC ब्लॉक्स में आते हैं जो ब्रिक्स में ज़्यादातर नहीं देखते, ब्रिक्स ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ अभी नई आने लगी है कि प्रीकास्ट सब कुछ बन के आएगा उसमें, और वो कंस्ट्रक्शन भी फास्ट हो जाती है, प्लस उसमें जो अगेन आई एम सेइंग जो जिस तरीके से बिक रहा है मार्केट में कि यार इसमें फिनिश भी, इसमें और अच्छी फिनिश आएगी बिकॉज वो सब बन के आ रहा है बस ठीक है। तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी की बात करें, और वो टेक्नोलॉजी अगेन जो मैंने ये बात करी, इससे भी ये प्रीमियम पे बिक रहा है अभी जिस पे बिकेगा, हाँ क्योंकि प्रीकास्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मच हायर। ओके So what you are doing is you are creating, let's say, a wall panel, precast, concrete का बना हुआ, and then you're using that instead of a brick wall or an AC block. तो वो महंगा, आपने और ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है उसके अंदर। एक फ़ायदा और होता है precast का कि वो you can go for those thinner walls that you need, but they are very strong क्योंकि concrete से बने हुए हैं, तो उसकी M70, M60, M50, M30, M40 की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। अब जैसे इंडिया ना, वी आर अ वेरी हॉट कंट्री है, ठीक है, या तो ठंड बहुत ज़्यादा है या गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तो गर्मी नॉर्थ इंडिया में तो यही है, बहुत ही गर्मी है। तो अब जैसे बाहर जो चल रहा है ग्लास बिल्डिंग्स और ये सब जो चल रही हैं, इंडिया में मतलब मैं उसके ऊपर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया में उसकी ज़रूरत ही नहीं है ग्लास की, बिकॉज वो हीट को कैप्चर करता है, बाहर जाने नहीं देता, ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है। अब अगर हम इसी टेक्नोलॉजी पे बात करें, राइट, कि हीट के टर्म्स में, बिकॉज हमें चाहिए कि हमारी हीट बाहर जाए, हमको तो अंदर पैक नहीं करनी, तो कौन सी टेक्नोलॉजी इन तीनों में से ज़्यादा बेटर काम करती है? मॉडर्न बिल्डिंग्स में हीट या टेम्परेचर मैनेजमेंट इज डन थ्रू HVAC, राइट। HVAC के बिना बिल्डिंग्स नहीं बनती मॉडर्न बिल्डिंग्स में। देर आर ग्रीन बिल्डिंग्स इन प्लेस, जो ग्रीन बिल्डिंग का एक तरीका है बनाने का, जहाँ आप कोशिश करते हैं कि जितना नेचुरल एलिमेंट से आपकी बिल्डिंग वेंटिलेट हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। सो यू आर यूजिंग लेसर इलेक्ट्रिसिटी, देर इज़ दैट bylaw in place, there is that philosophy in place towards green buildings. Green buildings कम बिजली यूज़ करती हैं, green buildings कम खर्चा, बेसिकली जो आपका बनने के बाद का यूजेज का खर्चा है ग्रीन बिल्डिंग्स में वो कम होता है। मटेरियल्स भी ऐसे यूज़ होते हैं जो रिसाइकल्ड मटेरियल्स होते हैं या इस तरीके की, और ग्रीन बिल्डिंग्स एक, अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ होल अनदर प्लानट टू डिस्कस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटेनिंग हीट एंड कोल्ड इन द बिल्डिंग्स, ज़्यादातर जब हम इंडिया में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम गर्मी से बचने के लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं। सो वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, देयर इज़ नो फिक्स्ड टेक्नोलॉजी लाइक दैट। कमर्शियल बिल्डिंग्स एज अ थंब रूल वुड वांट टू बी लाइटर बिकॉज दे आर वर्टिकली हायर इन नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो वो ग्लेजिंग्स यूज़ करेंगे, ग्लास जो आप देखते हैं बिल्डिंग्स में ग्लास लगा होता है, दे विल हैव टू गो इन फॉर लो ई ग्लासेस, जैसे लो एमिशन ग्लासेस आते हैं, इस तरीके के ग्लासेस भी आते हैं। Then there is something called a DGU, which is a double glaze unit. Then there's something called TGUs, which are triple glaze units. ये सब हीट बैरियर बनाने के लिए होते हैं ग्लासेस, रिफ्लेक्ट करने के लिए। रिफ्लेक्ट नहीं होता DGU के अंदर, हीट ट्रैपिंग कह लीजिए, या जब हीट जाती है तो इट ट्रैवल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स टू एंटर योर बिल्डिंग, उससे वो रिड्यूस होकर अंदर जाती है। दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अब मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा, बिकॉज जो मैंने प्रीकास्ट की बात कर रहा था, कि प्रीकास्ट में ये मार्केटिंग में यूज़ हो रहा है कि प्रीकास्ट में ना, जो प्रीकास्ट की बनी हुई बिल्डिंग्स है उसमें AC का बिल थोड़ा कम आता है, बिकॉज वो नेचुरली थोड़ा कूल रहती हैं, उतना ज़्यादा हीट, मतलब ये सच है या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग के? डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग, राइट। अच्छा, लाइक आई सेड, जैसे पुराने वास्तु में क्या होता था कि ब्रह्म स्थान होते थे घरों, वो ओपन होते थे, ओपन टू स्काई, और उसके चारों तरफ घर बना होता था, राइट। क्यों बना होता था कि आप हवा जब जाती है तो वो सारे कमरों में जाया करती थी, खिड़कियाँ खोल देते थे, आप वेंटिलेशन हो जाता है। इट वॉज दैट सिंपल, क्रॉस वेंटिलेशन, इट्स दैट सिंपल। बट हाई राइज में या स्टैक्ड हाउसिंग में या मॉडर्न बिल्डिंग में ये नहीं हो सकता। हायर अप ऑफ कोर्स हवा ज़्यादा चलती है, आप क्रॉस करेंगे, विंडोज़ खुलेंगे, हवा घर में घूम जाएगी। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बिल्डिंग्स, इस तरीके की खिड़कियाँ नहीं होती हैं, दे आर मेजरली क्लोज्ड ऑफ टावर्स एंड एवरीथिंग रन्स ऑन AC, और वो ऐसी बिल्डिंग्स इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करती हैं। सो प्रीकास्ट इज़ नॉट, लेट्स से, वो एक मापदंड नहीं है जिस पर आप हीट कंट्रोल कर सकते हैं।
but you can use systems like UPVC windows, aluminum windows, and you can use glasses like double glasses, triple glasses, even heat insulation films आती हैं which you can use. You can use low E glasses, you can use reflective glasses to reduce the heat that goes inside your house. जैसे आपके घर में हम बैठे हैं, लकड़ी के दरवाजे लगे हैं बाहर बालकनी में, इसी की जगह अगर आप एल्यूमिनियम के या UPVC के दरवाजे लगाएंगे विद द ग्लासेस दैट आई एम मेंशनिंग, बाहर की साउंड नहीं आएगी, बाहर से हीट कम आएगी, बारिश का पानी घर में नहीं आएगा. ये तीनों चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं एंड दे आर वेदर प्रूफ. लकड़ी जैसे पानी से ख़राब हो जाती है, राइट. सो इस तरीके की बिल्डिंग्स जो प्री कास्ट बन रही हैं, स्पेशली घरों वाली बिल्डिंग्स, उनके अंदर इस तरीके के डोर विंडो सिस्टम्स लगते हैं. दैट हेल्प्स यू टू सेव सम हीट, राइट. तो वो सर्दी में अंदर वार्म रहता है और गर्मी में अंदर ठंडा रहता है. ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टिल यूज़ योर ACs, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. गर्मी से सर्दी के बीच का डिफरेंस 40 डिग्री मिनिमम आजकल चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये. इसी के दौरान यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब टेम्परेचर वेरिएंस इतना होता है तो प्री कास्ट वर्सेज वट एवर AC ब्लॉक्स या ब्रिक्स, आप देखते हैं तो वो मटेरियल्स की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है. गर्मी में हीट की वजह से कोई भी मटेरियल एक्सपैंड करता है, सर्दी में ठंडे की वजह से वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो जब कोई भी चीज़ एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप करेगी तो उसके जितने भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो खिंचेगा, फिर लूज होएगा, खिंचेगा, फिर टाइट होएगा, राइट. इसीलिए AC ब्लॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं. प्री कास्ट में ऐसे क्रैक्स नहीं आते बिकॉज इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. ऐसे ही ब्रिक्स में भी अवॉइड हो जाते हैं वो क्रैक्स. ओके. तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी काफ़ी क्रैक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं. इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं कंस्ट्रक्शन में. बट अगेन विद द राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, यूजिंग द राइट मटेरियल बेस्ड ऑन द राइट डिज़ाइन एंड द राइट कंसल्टेंट्स, यू कैन क्रिएट अ वेरी वेरी साउंड बिल्डिंग. मुझे जितना समझ आया अभी बात करके कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट द टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट एप्लीकेशन ऑल्सो, कि किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन हो रही है, लोग कैसे लग रहे हैं, उनका दिमाग कैसा लग रहा है. इवन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आइडिया इफ़ यू कांट एग्जीक्यूट इट प्रॉपर्ली. और आज की डेट में चेंज हो चुका है गेम. इट्स नॉट जस्ट आइडिया एंड एग्जीक्यूशन, इट इज़ ऑल्सो मेंटेनेंस आफ्टर इट. सो एक तो एस्पेक्ट हो गया कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स, एक हो गया फैसिलिटी मैनेजमेंट विच कम्स लेटर ऑन. तो बिल्डिंग बना दी आपने, प्रेमिसेस बना दी, ऑफिस बना दिए, स्टैक्ड हाउसिंग बना दी, अब उसको मैनेज करने के लिए भी फैसिलिटी मैनेजमेंट वाली जैसी कंपनीज चाहिए होती हैं. एक स्टैक्ड हाउसिंग के अंदर आप हाई राइज की बात कर रहे हो, कितने सारे सिस्टम्स होते हैं. आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन सारी अंडरग्राउंड जा रही है, आपके MEP पूरा चलता है उसके अंदर, STP टैंक्स होते हैं वो अलग चलते हैं, आपकी पानी की सप्लाई जो चलती हैं, अब वहाँ तो कोई मोटर नहीं चला रहा है बिकॉज आजकल तो सब कॉमन शेयरिंग है. दे आर क्रिएटिंग सिस्टम्स लाइक दैट. देन दे आर क्रिएटिंग सोलर हीटिंग विद योर गीजर्स एंड व्हाट नॉट. आपने टैप ऑन किया, गर्म वाला गर्म आना चाहिए, आपने ठंडा चलाया ठंडा आना चाहिए. सो वो भी सब मैनेज हो रहा है. तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स इन दैट स्टैक्ड हाउसिंग विच हैव टू बी मैनेज्ड लेटर ऑन. तो उनके डिज़ाइंस, उनकी ड्राइंग्स आपके पास होनी चाहिए. इनफैक्ट आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं कहा होगा. ओके. एज समबडी हु एंजॉयज द वर्ल्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब आपका कोई कस्टमर या आपके फ्रेंड्स या एसोसिएट्स कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, बिल्ट अप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जिनसे वो घर खरीद रहे हैं उनसे उनको सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स पे ध्यान नहीं देना है. आई वुड से दे शुड आस्क फॉर दैट बिल्डिंग्स प्लान्स. मेरा एक्चुअली ये अगला सवाल भी यही था कि क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, अभी जैसे जो चल रहा है कि यार कितने माले की बिल्डिंग है, क्या है, क्या फेसिंग है, लोग ये ज़्यादा देखते हैं कंस्ट्रक्शन. क्योंकि मैंने अपने काफ़ी इन्वेस्टर्स से भी बात की इस पॉडकास्ट से पहले, मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कंस्ट्रक्शन यूज़ हुई है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो पता ही नहीं है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार somebody who doesn't have any knowledge about construction, उसको घर खरीदना है, ठीक है, एंड ही हैज़ मनी, बिकॉज घर आप बार बार बनाते नहीं हो, तो इन टर्म्स ऑफ फ्लैट क्या देखना चाहिए, ठीक है. उसी पे फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि जब वो घर बना रहा है तो आज के चलो ठीक है 50 साल 100 साल घर चले, बिकॉज अब वो वाला ज़माना तो रहा नहीं कि जी 200 साल घर चलेंगे. तो बेटर टेक्नोलॉजी या बेटर अप्रोच क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के, ये उसको चूज़ करना चाहिए. बेटर टेक्नोलॉजी या बेटर अप्रोच वो है जो आज अवेलेबल है पास में, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी, हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, गोइंग टू अनदर सिटी, गेटिंग दोज मटीरियल्स, वो सब नहीं करना है. सोर्स लोकली सबसे पहले, दैट विल अवॉइड हाई कॉस्ट्स. हायर द राइट प्रोफेशनल्स. हम लोग बिल्कुल भी प्रोफेशनल्स की इज्जत नहीं करते अपने देश में. आई थिंक दैट इज़ सीरियसली लैकिंग. वी डोंट रिस्पेक्ट अ गुड आर्किटेक्ट, वी डोंट रिस्पेक्ट the value of hiring a good structural engineer, we don't respect the value of hiring a good civil engineer, we don't even respect hiring a good contractor. हम 4 काम 5 काम इन इंडिविजुअल्स के देख कर उनकी
उनके पोर्टफोलियोज चेक कर कर उनको हायर करें बाय अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ अ गुड फिट, आई एन्जॉय टॉकिंग टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन एन्जॉयज बिल्डिंग इट. इट्स नॉट जस्ट दैट आप यार सिर्फ उसको हायर मत करो ना जिसको सिर्फ पैसे के लिए वो काम करना है. आप उसको हायर करो जिसको ये काम करने में मजा आता है. दे विल डू अ जॉब ब्रिलियंटली. नंबर वन, दैट इज़ व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन होम, राइट. तो पहले वो जवाब देना ज़्यादा आसान है, इसलिए वो जवाब दे रहा हूँ मैं आपको. सो व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन होम, यू हैव द लिबर्टी ऑफ क्रिएटिंग और स्पॉइलिंग योर ओन होम. वो आपके पास लिबर्टी है. आप चाहेंगे और हैंड्स ऑन अप्रोच रखेंगे और थोड़ा सा समय अपना भी देंगे और सामने वाले से भी सही राय मशवरा करके करेंगे, तो आपके पास बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं आज जो आपको इसमें सही राय दिखा के काम करवा देंगे, राइट. देयर इज़ अ वे टू डू थिंग्स. यू मस्ट डू अ सॉइल टेस्ट, यू मस्ट डू अ वाटर टेस्ट. जो पानी लग रहा है घर के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, आपने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया अपने घर के अंदर और वो पानी में क्लोरीन है, तो आपकी बिल्डिंग का सरिया गल जाएगा पूरा. इट विल बिकम एज थिन एज लाइक अ चौक. अगर आपने ठीक से वो पानी का टेस्टिंग ना करा के पानी यूज़ नहीं किया, क्योंकि आजकल स्टोरेज से पानी यूज़ होता है, टैंक्स आते हैं, राइट. उन टैंक्स के अंदर क्लोरीन डाली जाती है, तो पानी के अंदर क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये सही प्रोफेशनल्स बताएंगे जिनको आप हायर कर रहे हो. इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि ठीक है स्ट्रक्चर तो बन ही जाता है, ठेकेदार को बोला ये भाव किया काम खत्म, ऐसे नहीं होता काम. सो यू बिल्ड राइट द फर्स्ट टाइम so that you don't have to bear the cost of repairs later on. Waterproofing is a big aspect. You hire the right professional, you hire the right HVAC guy, you hire the right lighting expert, you hire the right person for your outdoor coatings, you hire the right painters, you hire the right people to create your furniture. हम furniture को बड़ा ध्यान देते हैं कि यार लकड़ी कौन सी लगा रहा है, मेरा तो घर वालों ने ये लकड़ी लगाई थी. Are you a wooden expert? Are you somebody an expert on wood? If you're not, if you trust the person, go with it. Otherwise, check for someone else who you can trust and then buy the materials from them. तो जब आप घर बना रहे हो, आपके पास लिबर्टी है टू बिल्ड इट राइट वंस. एंड आई वुड से अगर बजट एक फ्लोर का है ना, तो एक फ्लोर बनाओ. क्योंकि आपने अगर 100 रुपये रख के बजट बनाया ना, वो इट इज़ बाउंड टू एक्सपैंड टू 125 या 150. इट इज़ अ बेसिक नेचर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स भी बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है. इट्स एन एवोल्यूट, उसके अंदर एवोल्यूशन होती रहती है, प्लस माइनस होता रहता है हर चीज़ का रेट, राइट. हम अनफॉर्चुनेटली NCR जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बैन भी लगते हैं, 2 महीना काम बंद रहता है. दैन गर्मियों में लेबर नहीं होती है, कई चीज़ें, कई चैलेंजेस हैं कंस्ट्रक्शन करने के. सो व्हेन यू आर बिल्डिंग, पहले प्लानिंग करो 3 महीना बैठ के ऑन द टेबल विद द राइट प्रोफेशनल्स. देन जिस दिन से नींव डले उस दिन के अंदर से जस्ट गो इन फुल गन्स ब्लेजिंग एंड फिनिश योर जॉब. ट्राई टू मिनिमाइज द टाइम इन इट, बिकॉज 3 महीने जो आपने प्लानिंग करी है वो बिल्कुल थरो होनी चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड. एंड ट्राई कि ज़्यादा चेंजेस ना हो. जितने ज़्यादा चेंजेस होंगे उतना आप तोड़-फोड़ करोगे, रिपेयर करोगे. डोंट डू दैट. Stick on your decisions, believe in your judgment, believe in your gut call, believe in your professionals that you're hiring. तो घर बनाना एक enjoyable process है जिसको हम stressful बना लेते हैं. So it's better to just go in with the right education and the right people, right set of team that can actually make that process enjoyable. And it's a very big thing. घर बनाना आसान नहीं होता और एक तरीके का मकाम है अपने आप में वो एक हासिल कर लेना अपनी ज़िंदगी में कि मैंने अपना घर बनाया फाइनली, राइट. आई थिंक इट्स अ status symbol also. But when you're talking about a built-up property, अब आया challenge. Now you rely on a builder's name, on their brand, the feedback that you receive from their customers, not the feedback they are feeding you, but the feedback you are receiving by talking and reaching out to their customers, checking out the materials that they've used. वो एक BOQ देते होंगे कि हमने इस ब्रांड की किचन लगाई है, इस ब्रांड का पत्थर लगाया है, इस ब्रांड की हमने फिटिंग्स लगाई हैं बाथरूम में, ये हमने पाइप्स यूज़ किए हैं. देन गो एंड चेक द बिल्डिंग कि पाइप्स कंसील्ड हैं या बाहर छूटे हुए हैं. आप बिल्डर को वाटर प्रेशर टेस्ट करा के चेक कराइए अपने पानी की प्लम्बिंग. वाटर प्रेशर टेस्ट कराते हैं, बहुत बेसिक टेस्ट होता है. आप बेसिक टेस्ट करा सकते हो सो दैट यू कैन चेक कि क्या क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की. गेट समबडी हुज अ कारपेंटर, ड्रिल लेके कील ठुकवा के देखो दीवार में, इफ द बिल्डर अलाउज इट. जिसका काम अच्छा होगा दे विल अलाउ योर टेस्ट्स, जिसका काम अच्छा नहीं होगा दे विल डिनाई दैट. एंड वो होगा ना सांच को आँच क्या. तो जिन्होंने काम अच्छा किया हुआ है वो कहेंगे कि आप चेक करिए हमारे प्रोडक्ट को. उसके बावजूद सब होने के बाद आप ये समझ लीजिए कि बिल्ट अप प्रॉपर्टी इज़ नॉट समथिंग दैट यू बिल्ड फॉर योर सेल्फ, इट इज़ समथिंग दैट समबडी हैज़ बिल्ट टू सेल इट टू यू. तो उन्होंने उतने इंटरेस्ट से बनाई है या नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने खुद यूज़ नहीं करनी है और आपको बेचनी है. सो यू हैव टू टेस्ट दोज थिंग्स विद द राइट प्रोफेशनल्स. अगेन ऐसे लोग अवेलेबल हैं. अच्छा, जो जो आप प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो वो उसकी इवैल्यूएशन करके आपको देंगे. और इन लोगों को क्या बोलते हैं? देयर इज़ दिस जेंटलमैन जिनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था,
ही डज दिस, इवेल्युएटर्स होते हैं एक तरीके से आप ऐसे के लिए, दे आर फैक्ट चेकर्स, दे चेक फैक्ट्स. तो जो बिल्डर ने आपको एक लिस्ट ऑफ थिंग्स दी है, यू हायर सच एजेंसीज लाइक दिस जेंटलमैन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ यू वांट आई कैन गिव हिज नेम, बट यू कैन हायर सच एजेंसीज and you can go out and you can actually get those facts checked before buying that property. ओके. और वो सिर्फ इसी में हेल्प नहीं करते, वो बाकायदा वाटर प्रूफिंग चेक करते हैं आपके घर की, वो बालकनी की रेलिंग चेक करते हैं कि दमदार है या नहीं, प्लास्टर्स चेक करते हैं, पीओपी चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चेक करते हैं, कहीं कोई शॉर्टिंग अर्थिंग ना हो रही हो, बेसिक चीज़ें चेक करते हैं. और जहाँ भी कोई कमी होती है, आई थिंक इवन जो बिल्डर आपको बेच रहा है प्रॉपर्टी, ही विल बी हैप्पी टू रेक्टिफाई दोज थिंग्स कि ठीक है मैं चेंज करके देता हूँ. इफ़ इट्स अ क्रेडिबल बिल्डर दे विल चेंज इट. पुराना घर खरीदने में भी आप इस तरीके की एजेंसीज को हायर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल DDA की पुरानी बनी हुई फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, 20 years old, 30 years old, पीपल स्टिल बाय देम, रेनोवेट देम, राइट. आप इस तरीके के लोगों को हायर करके उस क्वालिटी को चेक कर सकते हो अपने अपार्टमेंट्स को. देयर आर एजेंसीज अवेलेबल लाइक दैट. मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो. तो आज मेरी आपसे अपील यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड यू थिंक कि हमने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन की है, तो आज सब्सक्राइब का बटन बिना दबाए मत जाइएगा. एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए. एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई कमेंट्स है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, देन कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है. वी हैव आवर मेल ID ऑल्सो, यू कैन मेल अस एंड यू कैन इवन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप. मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ मोर इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट फॉर यू इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत.